जय हिंद। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर बात करने चल रहे हैं। पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल मैमेलियन प्राइमेट्स का एक वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखता है? तो प्राइमेट्स ऑर्गेनिज्म में ही दिखता है। और प्राइमेट्स कहाँ पर? तो जो मैमेलियन है, जो मैमल्स हैं, उनके अंदर की हम बातें करते हैं, है ना। और ये यूनिक फीचर है। बाकी जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसा ही एक साइकिल दिखाई देता है, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं? इस्ट्रस साइकिल। लेकिन फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल और इस्ट्रस साइकिल के अंदर बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। देखते हैं क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, example monkey, apes, human being, that is called the menstrual cycle. The first menstruation begin at puberty and उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्की। यानी जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्की। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 डेज। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका एक आइडियल पीरियड की बात करें तो हर लगभग 28वें दिन, है ना। आइडियल डेज की मैं बात करूं तो लगभग 28 डेज का एक साइकिल है, आइडियली यही बोला जाता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हर मंथ 28 दिन 29 दिन के इंटरवल पर एक कंटिन्यूसली रिपीटेड फैशन में कार्यक्रम चलता है, एंड दैट इज वाई से हम लोग नाम क्या देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम, और ये भी ध्यान रहे, जब ओवम रिलीज होता है तो ये किस फॉर्म में होता है? तो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। और यही सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है ओवरी से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब उसी प्रोसेस के लिए नाम क्या देते हैं? ओव्यूलेशन। दे रखा है वन ओवम इज रिलीज्ड, यानी ओव्यूलेशन होता है ड्यूरिंग द मिड ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है, तो इसके एग्जैक्टली ऑन द 14th डे पर क्या होगा? ओव्यूलेशन होता है, यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। क्लियर है? द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। अभी इस फिगर को भी हम डिस्क्राइब करेंगे। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज when menstrual flow occurs and it lasts for about 3 to 5 days। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं, और ये मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिनों तक रहता है? तो 3 से 5 दिनों तक रहता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यानी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ये फ्लो किसके कारण होता है? क्योंकि जो यूट्रस का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन क्यों होता है? क्योंकि ये तैयारी किए हुए थे कि इम्प्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन जब हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? एंडोमेट्रियम फिर से अपने को दोबारा तैयार करेगा, और दोबारा तैयार करने के लिए उसको जो पुराना वाला एंडोमेट्रियल वाल था उसको तोड़ देना पड़ता है। एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। यानी जो वेजाइनल ऑरिफिस है, वेजाइनल कैनाल है, उसके थ्रू जो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्लड है, ब्लड वेसल है, जो कुछ भी है फ्लो, वो सब वहाँ से टूट करके बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स, ये लाइन बहुत कीमती होने जा रहा है, मेंस्ट्रुएशन तभी होता है, मेंस्ट्रुएशन only occurs if the released ovum is not fertilized। यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तभी मेंस्ट्रुएशन होता है, तभी ब्लीडिंग होता है। और अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, और वो जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम वाल है, एंडोमेट्रियम वाल क्या करता है? एज इट इज जैसा था वैसा बना रह जाता है आफ्टर इम्प्लांटेशन। आगे दे रखा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी, कोई जरूरी नहीं कि
सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी हो, मे बी, ध्यान रखना है, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना था 28 दिन के बाद स्टार्ट होना था, 30 दिन के बाद स्टार्ट होना था, और बाय द वे स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो उसके पीछे एक मैसेज जा सकता है कि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो चुका है और प्रेगनेंसी अटेन कर चुके हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी वाला कंडीशन ही होता है, कई सारे ऐसे मेडिकल इलनेस भी आता है, कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स भी आते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है ना, होना चाहिए था 1 महीने के अंदर 28 दिन के अंदर, लेकिन 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीने तक ये गड़बड़ हो जाता है। however it may also be caused due to some other underlying causes, लाइक बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो तो भी दिक्कत है, अगर आपका हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत हो सकता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाई द फॉलिकुलर फेज, यानी मेंस्ट्रुअल फेज के बाद दूसरा जो फेज आता है उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि जो फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल से ग्रो करना शुरू करता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल में, टर्शियरी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में, एंड सो ऑन। दे रखा है ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, यानी जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल फॉलिकुलर फेज में सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रो करता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल में ग्रो करेगा, और टर्शियरी फॉलिकल से होते होते फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में डेवलप करता है। और ये पूरा का पूरा हो कब रहा है, तो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, और इसी फॉलिकुलर फेज के टाइम पर यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वाल है वो रीजनरेट कर जाता है। और प्रोसेस कौन सा, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेट करने का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormone। ये जो आपको ओवरी के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहा है, यूट्रस के अंदर जो चेंजेस दिखाई दे रहा है, ये चेंजेस हॉर्मोन्स के कारण हो रहा है। और ये हॉर्मोन्स कहां से सीक्रेट हो रहा है, तो या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, और या तो ओवरी खुद ही कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, कौन कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड एलएच, ये दोनों क्या करता है, इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, यानी जब जब फॉलिकुलर फेज होता है तो ये दोनों हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। और ये करता क्या है, एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी एंड सो ऑन जो हो रहा है, ये जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में एलएच और एफएसएच, खास करके एफएसएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजेन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। ध्यान रहे, जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है थेका इंटरना। थेका इंटरना, जब इस थेका इंटरना का फॉर्मेशन हो जाता है तो यही थेका इंटरना एस्ट्रोजेन का सीक्रेशन करता है। बोथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल अबाउट 14th डे, यानी हमें मान करके चल रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन का है, 28 डेज का है, तो इसके एग्जैक्टली मिड क्या होगा, तो 14th डे, यानी एग्जैक्टली ऑन द 14th डे, यानी एग्जैक्टली ऑन द मिडल ऑफ द साइकिल एलएच और एफएसएच दोनों अपने पीक पर होता है, यानी इन दोनों का कंसंट्रेशन पूरे 28 दिन में सबसे ज्यादा होता है। और खास करके जो एलएच है, एलएच का सिक्रेशन बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड ऑफ साइकिल, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द एलएच सर्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज भी बोलते हैं, यानी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल पीक पर है। इंड्यूसेस, और जैसी एलएच सर्ज होता है इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण कुछ इंड्यूस होता है, क्या, रप्चर हो जाता है। कौन रप्चर हो जाता है, तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। और जैसी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर से जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाता है और फाइनली ओवरी से बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन, यानी जिसे हम लोग ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं,
इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, यानी इसके ठीक बाद क्या होता है, जो ओवुलेटरी फेज आया, जो तीसरा फेज आया जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज के बाद जो फोर्थ फेज आ रहा है, उस फोर्थ फेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ल्यूटियल फेज। इसे सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ग्लैंडुलर फेज भी बोलते हैं, पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। लेकिन ल्यूटियल फेज क्यों, क्योंकि यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल था, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में जब ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट यहां से बाहर निकल के चला गया, तो जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल अब जो बचा, जो रिमेन्स है इसका, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, ये रिमेनिंग पार्ट कंस्ट्रक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और एक कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर पहली बार ब्लड वेसल का डेवलपमेंट होता है, ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होता है, और पहली बार टेम्पररी कुछ दिनों के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। और जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, दे रखा है यहां पर। ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम, एक इसमें कन्वर्ट कर गया, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर गया। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बहुत कीमती लाइन है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल। और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का मतलब क्या, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का रोल बहुत कीमती है। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of the pregnancy. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop. यानी जब प्रेगनेंसी हो जाता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा प्रेगनेंसी अटेंड कर लिया, तो पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, पूरी तरीके से रुक जाता है, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, यानी ब्लीडिंग भी नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट कर जाता है। दिस काउजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है, एंड दिस काउजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट करता है, साथ में एंडोमेट्रियम वॉल भी डिसइंटीग्रेट होने लगता है, और इसी के कारण मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से नया मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर ऑफ एज, यानी लगभग 50 साल के एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसी के लिए वर्ड हम लोग क्या देते हैं, मेनोपॉज। इसी के लिए वर्ड क्या देते हैं, मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। अगर आपके हर महीने अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रहा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके नॉर्मल बॉडी के रिप्रोडक्टिव फिनोमेनन को भी एग्जिबिट कर रहा है, बता रहा है कि आपके बॉडी में रिप्रोडक्शन करने का अभी भी क्षमता है। एंड एक्सटेंड बिटवीन, और ये जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसे हम बोलते हैं, ये तो मेनार्की और मेनोपॉज के बीच का फेज है ना। मेनार्की याद होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार स्टार्ट हुआ था, मेनोपॉज जब लगभग 50 की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर एक ग्राफ था, इस ग्राफ को थोड़ा देखते हैं, ग्राफ क्या कहना चाहता है। अब देखिए कि ये डेज यहाँ पर शो कर रहा है फर्स्ट से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 28-29 दिन तक, ठीक है, और फिर से पहला दिन से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ तक काउंटिंग करेंगे, इस पोजीशन तक काउंटिंग करेंगे 29 डेज तक। अब देखो 29 डेज तक क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, देखो लगभग ये जो शो कर रहा है रेड कलर का, ये एक्चुअली ब्लीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंसेस जिसे बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल जिसे बोलते हैं, है ना। ब्लीडिंग होता है, मैंने क्या बोला था, लगभग 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर फॉलिकुलर फेज, और जहाँ पर फॉलिकुलर फेज में मैंने क्या बोला था कि फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा, फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा। फिर मैंने क्या बोला था, एग्जैक्टली ऑन द मिड, यानी 14वें, अब जैसे 29 दिन का है तो लगभग 14वें या 14.5वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है, यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम जिसे सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, और एक प्रोसेस चलता जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है
तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाता है और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एंडोमेट्रियम वाल जो तैयार था, एंडोमेट्रियम वाल टूटना शुरू हो जाता है, देखो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और टूट करके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है, तो ओवरी के अंदर जो दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों को देखो आप, तो शुरुआत में तो कंसंट्रेशन थोड़ा कम है। प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन ओव्यूलेशन से पहले तक बिल्कुल जीरो है, नॉर्मल है, बॉडी में लगभग ना के बराबर, बहुत थोड़ा बहुत है। लेकिन जैसी ओव्यूलेशन हुआ, जैसी कॉर्पस ल्यूटियम बना, देखो अब प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। लेकिन फिर से जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट किया तो फिर से प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, कम। एस्ट्रोजन जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बना, लगभग यहां पर आकर के मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बना, थेका इंटरना क्या करना शुरू हो रहा है, एस्ट्रोजन। देखो आप, जब प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो रहा था तो एस्ट्रोजन कम हो रहा था, और जब प्रोजेस्टेरोन कम होने लगा तो एस्ट्रोजन बढ़ने लगा। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना है। ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी के अंदर इवेंट्स क्या क्या हो रहा है, तो शुरुआत में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte यहां से निकल रहा है ना, इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर गया, है। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिट्यूटरी हार्मोन वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें कि शुरुआत में एफएसएच और एलएच का कंसंट्रेशन लगभग इक्वली होता है ना, एफएसएच का थोड़ा सा ज्यादा होता है और एलएच का थोड़ा सा कम होता है। लेकिन धीरे 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 देखो आप, एलएच का कंसंट्रेशन बढ़ता गया, एफएसएच कम हुआ लेकिन फिर से बढ़ता गया। एग्जैक्टली ऑन द मिडल में लगभग दोनों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन एलएच सर्ज तब भी इसे बोलते हैं, क्योंकि एलएच का कंसंट्रेशन देखो ना, एफएसएच से कंपेयर में एलएच का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एलएच सर्ज। ऐसा कोई पूछे कि सिर्फ एलएच का कंसंट्रेशन बढ़ता है क्या, नहीं, एलएच और एफएसएच दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन एलएच का कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा हो जाता है, इसलिए इस फेनोमेनन का नाम हम लोग क्या देते हैं, एलएच सर्ज। और फिर जैसे ही इवोल्यूशन हो जाता है, फिर से दोनों अपना कंसंट्रेशन लगभग नॉर्मल के आसपास ही हो जाता है। ये तो था मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को, इस चार्ट को भी ध्यान रखें, इस डायग्राम को भी ध्यान रखें। डायग्राम हो सकता है नीट के अंदर डायरेक्टली पूछ दे, कुछ भी लेबलिंग के लिए आपको दे दे। इसके अलावा लैंग्वेज तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के बारे में। तब तक आप इसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए, बाकी अदर वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे पूरे 38 चैप्टर के एक एक लाइन एनसीईआरटी का सीरीज लाने जा रहा हूँ। एक और सीरीज अभी लाने जा रहा हूँ जिसमें एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक और सीरीज ला रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी के एक साइंटिस्ट का अलग ही सीरीज हम चलाएंगे। एक और सीरीज लाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम समरी के ऊपर बात करेंगे। एनसीईआरटी के जितने समरीज हैं, यानी जितने 38 चैप्टर हैं, 38 चैप्टर के अंदर 38 समरी है, तो उसका एक अलग ही वीडियो हम लाने जा रहे हैं। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, दबा दबा के लाइक कीजिए, दबा दबा के ठोकिए लाइक, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।